Hello everyone, welcome to IBPG Pod, Indian Business and Professional Group का podcast. Today we have a very special guest with us, Ruma Devi, who is a relentless social activist. She is a national awardee and उनका पैशन रहा है जो पिछड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. She has empowered their lives and for countless individuals, almost 30,000 people in the Rajasthan state, she has empowered and given them a livelihood. She has an unwavering commitment to uplifting the marginalized and promoting sustainable livelihoods. She has become a symbol of hope and change. Ruma Devi, welcome IVPG podcast में, and we are very happy कि आप यहाँ पे आई हैं अबू धाबी ऑल द वे. आप आज शाम को हमारा वुमेंस डे इवेंट है, उसमें भी आप स्पीच दे रही हैं, तो थैंक यू सो मच. आप इनिशियली कुछ बोलना चाहती है अगर तो? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए. आप सभी का बहुत बहुत आभार. और सभी को मैं यहाँ पे एक दिन लेट पहुँची हूँ, तो अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. तो रुमा जी, आप खाली 8वीं शिक्षा तक पढ़ी है और हमने आपके प्रोफाइल में भी देखा और हमने आपको पहले भी सुना है, तो आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया है. तो फ्रॉम 8वीं पास से लेके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना, ये कैसे हुआ, ये आपकी जर्नी कैसे रही है? देखिए, मुझे आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी. मैंने ना कॉलेज के बारे में सोचा और ना ही कोई यूनिवर्सिटी के बारे में. लेकिन जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इनविटेशन आया तो मुझे लगा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी. तो 1 महीना तक हमने उनको वापस जवाब भी नहीं दिया. तो फिर उनका मेल आया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए ही है और इसमें जो स्टूडेंट्स यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं वो इंडिया के बारे में कितना जानते होंगे, मेट्रो सिटीज़ के बारे में, लेकिन जहाँ रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो इनको सीखना है. और इनके लिए इसके लिए हम आपको हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं. तो उसमें क्या था कि टिकट भी खुद का दे के जाना था क्योंकि उनके वो उसमें सिस्टम में है नहीं. तो मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए खर्च करके वहाँ जाऊँगी तो यहाँ काम कैसे करूँगी. मैंने कहा मुझे नहीं जाना. तो उसी टाइम मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है, तो उन्होंने बोला कि हम आपकी टिकट्स बनाते हैं और आप जाइए. तो फिर वहाँ से टिकट बना. फिर कई लोगों ने वहाँ पे अरेंजमेंट किया रहने का. और वहाँ जाने के बाद में जो 3 दिन का प्रोग्राम, 1 दिन का प्रोग्राम था, वो 3 दिन तक चला क्योंकि एक दिन तो स्पीच हो गया, दूसरे दिन सुई धागा हाथ में लेके वहाँ के स्टूडेंट्स ने कोशिश किया कि वास्तव में जो ये कला है कितनी टिपिकल है. और तीसरे दिन भारतीय दूतावास में भी प्रोग्राम रखा गया जिसमें काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोगों को बुलाया और इंडिया की कला के बारे में जाना, सोचा, समझा. और तब उन्होंने बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और हो सकता है कि हम वहाँ की कला को यहाँ के सिलेबस में शामिल भी करेंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मैं छोड़ रही थी. और मुझे वहाँ जाके और वहाँ का शिक्षक का जो वहाँ का महत्व वो देख के मुझे लगा कि हमारे इंडिया में, राजस्थान में खास करके, जहाँ हम पश्चिमी राजस्थान में बैठे हैं और पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिब्बों के बीच में अलग अलग ढाणियाँ बनी हुई है क्योंकि बाकी जगह तो इकट्ठे गांव में लोग रहते हैं, लेकिन बाड़मेर का कल्चर थोड़ा अलग है. रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर खेतों में ढाणियाँ बनी हैं और वहाँ रहते हैं. तो वहाँ पे जिस तरीके से मेरी स्कूल छूट गई थी, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, चाहे वो 10वीं में पढ़ रही है या 12वीं में, तो उनके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए. तो ये सोच के फिर हमने एक अक्षरा योजना के नाम से हमने योजना चालू की जिसमें हम जिन बच्चों की स्कूल छूट जाती है उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं. 25 से 75 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट को सालाना देते हैं ताकि उनकी पढ़ाई जारी रख पाए. तो कुछ शब्दों में अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं. आपने 30,000 महिलाओं को, 30,000 वुमेन को आपने रोज़गार दिया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, तो एग्जैक्टली किस टाइप की कला ये लोग कर रहे हैं और कैसे आप इसको मार्केट करते हैं? जी, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल कला है, जो एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक कटवर्क का काम होता है. और मैं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से हूँ और
बाड़मेर में मेरा 88 में जन्म हुआ और मैं मात्र 4 साल की थी तब मेरे माताजी का देहांत हो गया था और 8वीं मेरी स्कूल छूट गई, आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाई। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी, क्योंकि कसीदाकारी का काम हर घर में होता था। चाहे माँ अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से कुछ बना के देती थी या पहनने के लिए कपड़े भी ज़्यादातर हाथ से ही बनते थे। तो ऐसे में जो भेड़ की ऊन होती थी उसकी कताई करके फिर बुनाई करके इसके ऊपर कढ़ाई करके धाबला और ओढ़ने के लिए शॉल, लुंकार, पट्टू ये बनाते थे। और खास करके बेटी के लिए माँ अपने हाथों से कुछ ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बना के देती थी ताकि जब बेटी ससुराल में हो और माँ की याद आए तो अपनी सिंदूक खोल के वो अपने माँ के हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को देख के तसल्ली करती थी, क्योंकि पहले फोन नहीं होता था कि फोन उठा के बात कर लिया जब भी माँ की याद आती। तो ऐसे ही मेरी दादी कर रही थी घर में और मैंने भी सीखा था, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस काम को मैं इतना आगे लेके जाऊंगी। जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। तो उस समय जैसे तैसे करके घर चल रहा था, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, ऐसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको नहीं ले जा पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुझे मतलब ऐसे लगा कि मैं ज़िंदगी नहीं जीना मुझे, क्योंकि पहले बचपन में माँ को खो दिया फिर बच्चे को। तो ऐसे कई नेगेटिव विचार आने लगे कि मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी है। लेकिन फिर दिमाग में आया कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो यही सोच के मैंने 2008 में सुई धागा हाथ में लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ इसका मार्केटिंग होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा। जैसा घर में कपड़ा था वो लेके मैंने सोचा जो मेरी बहनें मायके जाएगी तो बैग सुंदर ज़रूर लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं बैग बनाने शुरू करूँ। तो मैंने बैग बनाने शुरू किए, लेकिन बैग की जो स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो एक बार फिर हिम्मत हारने लगे, फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर दिमाग में आया कि जिस तरीके से मुझे परेशानियां आ रही है वो मेरी और भी बहनों को आती है, जिस तरीके से मैं नहीं बता पा रही हूँ तो वो भी नहीं बता पा रही, मैं क्यों ना उनसे बात करके देखूं। तो फिर अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और फिर हमने काम की शुरुआत की थी। तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई होंगी, बिकॉज आप बहुत ही छोटी जगह से हैं, छोटा सा गांव है, तो इतना ज़्यादा 30,000 महिलाओं को प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, सबसे पहले तो घर से, फिर अड़ोस पड़ोस। लेकिन मैंने कभी उस नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव सोचा और मेरे काम पे मैंने मेरे फोकस बनाए रखा। वैसे 2015-16 तक तो मेरे पास में फ़ोन भी नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन कोई भी काम करने के अगर अपन ठान लेते हैं तो वो कर लेते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है। तो ये भी आपका दस्तकारी का काम है, बुनाई का काम है, और इसके अलावा आप एक फाउंडेशन का भी कार्य कर रही हैं। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सकें, डिटेल में बता सकें कि एग्जैक्टली क्या करते हैं। देखिए जो हमारे वहाँ की ट्रेडिशनल कला है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, साथ साथ में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हर हाथ में काम हो और वही काम को हमें आगे लेके जाना है, लेकिन उसको समय के अनुसार नवाचार करना, मार्केट के हिसाब से उसको तैयार करना, तो उसके लिए फिर महिलाओं को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो हम गांव में स्किल की ट्रेनिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग, फिर मार्केट से लिंक करवाते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते हैं, ताकि उनका माइंड है वो खुले और उनको भी लगे वास्तव में हमें किस लिए बनाने हैं प्रोडक्ट, कौन सी मार्केट के लिए तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो हम फैब्रिक देते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होता है, जैसे टसर सिल्क का हो गया, तो ऐसा उनको कैसे कैरी करना है, मेंटेन कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें उनको सिखानी पड़ती है। और उनको सिखाने के लिए हमें फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारी आर्टिजन बहनें हैं उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं वो हमारे लिए ही काम आएगी। उनको स्टाइपेंड देना पड़ता है, फिर बैठने के लिए जगह रेंट पे लेनी पड़ती है, फिर
उनको रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें हमें डोनेशन लेके ही करना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो रूमा देवी फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं और उसके बाद में जो बहनें अच्छा काम कर रही है, जिनकी स्किल अच्छी हो गई है, उनको हम और भी ब्रांड के साथ में जोड़ देते हैं ताकि उनको रेगुलर काम मिलता रहे। और जिन बहनों को मतलब उनके साथ में काम नहीं कर सकती या रॉ मटेरियल वगैरह खुद नहीं खरीद सकती, उनके लिए हमारे एनजीओ के थ्रू उनके सेल होते हैं प्रोडक्ट, और हमारी वेबसाइट है rumadevi.com के नाम से, उसके माध्यम से। प्लीज़ नोट द वेबसाइट शी इज़ मेंशन्ड एंड आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है और जो फाउंडेशन के थ्रू भी महिलाओं को जो पैसे मिलते हैं टू उनका कला बताने के लिए, दैट इज़ अमेजिंग। मैंने सुना है कि आप एक स्टेडियम भी बना रही है, तो उसके पीछे क्या कहानी और कला और इसके बीच में क्या कनेक्शन है, स्टेडियम जो आप बना रही हैं बाड़मेर में? देखिए, मैं वैसे बात करूं, जब हम प्रोडक्ट बनाते और वापस उनको सेल करने के लिए हम एग्जीबिशन में जाते थे, और धीरे धीरे हमने सोचा कि हम पहले होम फर्निशिंग के आइटम हमने बनाने शुरू किए। तो उसके बाद में लगा कि क्यों ना पहनने के लिए कपड़े हैं वो ज़्यादा बनाए ताकि ज़्यादा लोगों को समझ में आए। लेकिन हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए, लेकिन एप्लिक में बने हुए कैसे लगेंगे ये थोड़ा सा आइडिया कम आ रहा था। तो हमने सोचा कि कैसे लोगों तक हम इन प्रोडक्ट को पहुंचाए। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। तो मैंने कहा फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता है कि भाई छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है, हम क्यों फैशन शो करें। तो एकदम से हमने मना कर दिया, लेकिन फिर लगा कि वास्तव में जो हेरिटेज फैशन शो है वो हम कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम इसको किस तरीके से करें, क्योंकि एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में, और वहाँ जाके हमने ट्राई किया कि हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से बोला कि यहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं, आप आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। लेकिन वहाँ पे मैंने जिद किया कि हमें आप एक बार मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि हम कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन लेंगे, कैसे कलर थीम लेंगे, डिज़ाइनरों के साथ में हमारा कलेक्शन कैसा बनेगा। तो हमने सोचा हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगते हैं। तो उनसे जब हमने हेल्प मांगी तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी, आप आर्टिजन हैं, आपका ये लेवल नहीं है, ये फिर जो डिज़ाइनर्स लोग हैं उनका काम है, आप ये सपना छोड़ दीजिए, आप जहाँ आप फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है। तो उस समय बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। तो यही सोच के मैंने, मुझे जैसा समझ में आया, मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया, कलेक्शन बनाया। और जब हम जयपुर के लिए निकले तो बहुत घबराहट हो रही थी कि भी पसंद आएगा नहीं आएगा लोगों को, लेकिन मैंने कहा मैंने मेरी मेहनत से और मन से बनाया है, तो मुझे पसंद है तो लोगों को ज़रूर आएगा। यही सोच के हम वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद में जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो वहाँ पे जो ऑडियंस और डिज़ाइनर थे वो सब ने खड़े होकर तालियां बजाई, और वही डिज़ाइनर सारे बाड़मेर पहुँचे और नेक्स्ट शो के लिए उन्होंने वहाँ से अपना कलेक्शन बनाया। उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी, और ट्राइबल आर्टिजन है जो पूरे इंडिया के, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हमने अलग अलग जगह पे फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाने शुरू किए। और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था। और तब मुझे लगा कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमें उस समस्या से घबराना नहीं है, पॉजिटिव सोचना है, और वो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगी। अगर उस दिन वो मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में हेल्प कर देते तो मैं डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाती। तो जब भी परेशानी आती है तो मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ, और हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे नया सीखने को मिलेगा। और उसके बाद में मैं जब ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम थी ब्रांड एम्बेसडर। जब मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला कि 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल लेके आई है,
तो हमारे राजस्थान में बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो संसाधनों की कमी है। तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 8वीं में पढ़ रही थी तो एक बार टूर्नामेंट जाने का मुझे भी मौका मिला था, लेकिन उसके बाद ना मेरी पढ़ाई हुई और ना मैं खेल में आगे बढ़ पाई। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मुझे वहाँ के बच्चों के लिए कुछ करना है। तो 2 साल मंथन चला इस पे, और उसके बाद में ये तय हुआ कि वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको शॉर्ट कपड़े पहन के खेलने के लिए हर समय इजाज़त नहीं मिलती है घर से। तो उनके लिए क्यों ना एक इंडोर स्टेडियम तैयार किया जाए, ताकि उन बच्चियों को सुविधा मिले। तो यही सोच के जो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम है, उसी की थीम पे हमारा स्टेडियम बन रहा है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से पूरा होगा, और वो अभी जो उसका वर्क है वो ऑनगोइंग है। क्या हम लोग दुआ करते हैं कि नए गोल्ड मेडलिस्ट ये स्टेडियम से बन के निकले। आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही है। आपने फैशन शो की बात की, तो ये फैशन शो में मॉडल्स कौन होते हैं? देखिए, वैसे तो प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ में फैशन शो होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि डिज़ाइनर जो हमारे वास्तव में जो गांव के आर्टिजन हैं, जिन्होंने ताजमहल बनाया है, तो वो कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं थे, वो आर्टिजन थे और उनकी कारीगरी थी। लेकिन आज भी जो हमारे गांव में जो बहनें काम करती है, तो वो खुद डिज़ाइनर है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाती है। तो मैंने क्या किया, जो प्रोफेशनल मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे थे, उनके साथ साथ में हमारी गांव के बहनों को, जो आर्टिजन बहनें हैं, उनको रैंप वॉक करवाया, ताकि उनको पहचान मिले कि वो खुद डिजाइनर है। क्या बात है। तो आज भी ये चालू है फैशन शो, आप करते रहते हैं? बिल्कुल, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम करते रहते हैं। तो अभी तो आपने बताया आपका बचपन काफ़ी संघर्षों से गुजरा, एंड देन शादी भी जल्दी हो गई, एंड आपके बच्चे के बारे में आपने बताया, दुखद करना। तो ये सब में भी आज आप कहाँ पाती है अपने आप को, इतना अचीव करने के बाद, इतना लोगों को हेल्प करने के बाद? एज रुमा देवी आज आप अपने आप को कहाँ पाती है? ये मुझे खुशी होती है जब कोई बहन आके मुझे बोलती है कि नहीं, हमने आपको देख के हमारे गांव में इतने आर्टिजनों के साथ में काम की शुरुआत की है और सफलतापूर्ण हम अभी काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वास्तव में जो हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसको देख के और लोग मोटिवेट होते हैं और वो अपनाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो मुझे हमेशा खुशी मिलती है दूसरों के लिए काम करने में, क्योंकि मैंने कभी ये ना सोचा कि आज मैं वैसे जैसे अबू धाबी में बैठी हूँ तो वहाँ जाके नहीं कर पाऊंगी, या यूएस में जा रही हूँ तो वहाँ, मैं जब यूएस जाती हूँ तो उस टाइप का ही मेरा माइंड रहता है। और जब मैं वापस गांव में जाती हूँ और मेरी बहनों के साथ में बैठती हूँ, जब वो बातें अपने कोई भी परेशानी की बातें हो, चाहे चाहे खुशी की हो, मेरे साथ में वो बातें करती है, अपने सुख दुख की बातें करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरी बहनें हैं वो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आ रहा है, उनकी सोच में चेंजेस आ रहा है। वो घर का पूरा काम करके घर से जब ट्रेनिंग के लिए निकलती है टिफिन लेके साथ में, तो वो आके सुनाती है कि चाहे कितना भी टेंशन हो वो घर पे छूट गया, अब हम आराम से यहाँ पे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं हमारी भी क्लास लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो और साथ में बैठ के खास करके हमारे वहाँ पे हरजस गायन, जो हरि के जस गाए जाते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो समूह में बैठ के गाती है। और जब भजन टाइप ही है, और भजन और हरजस एक ही है, लेकिन ये जो महिलाएं गाती है तो इनको हरजस बोलते हैं। तो जब हरजस गाते हैं तो बड़ा एक अलग सा सुकून मिलता है और पॉजिटिविटी इतनी आती है कि बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेशनेस के साथ में हम अगला काम करना शुरू करते हैं। तो मुझे कोई वो फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आज कहाँ हूँ, मैं उन बहनों के साथ हूँ हमेशा। बहुत अच्छा है। थिंक मेरे सबसे पॉपुलर एक्टर अमिताभ बच्चन, और मैंने एक शो देखा था कौन बनेगा करोड़पति का, जहाँ पे आपको इनवाइट किया गया था। तो आपका वो इंटरेक्शन अपने इंडिया के सबसे बड़े एक्टर के साथ कैसा रहा, और आपके जहन में क्या था जब आप वहाँ गई, उनसे मिली, आपकी वहाँ पे तारीफ हुई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो कैसा रहा? देखिए, जब मेरे पास में सोनी चैनल से कॉल आया था, क्योंकि उससे पहले हमारे इधर घर में लाइट नहीं थी तो टीवी भी नहीं थी। थोड़ी दिन पहले मेरे देवर एक सेकेंड हैंड टीवी लेके आए थे घर पे, और थोड़ा बहुत मुझे केबीसी के बारे में मैंने सुन रखा था। लेकिन जब मेरे पास में सोनी चैनल से कॉल आया था कि हम आपको केबीसी में इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा वहाँ तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, मुझे क्यों बुलाएंगे, ज़रूर फेक कॉल होगा।
लेकिन उसका नेक्स्ट डे और कॉल आया कि हम सोनी चैनल से ही बोल रहे हैं और फ्राइडे को हमारा स्पेशल शो होता है, उसमें हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप जैसे फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप मेल भेजिए। फिर उनका मेल आया, फिर उनकी टीम बाड़मेर पहुंची, 5 दिन शूटिंग बाड़मेर में चली, फिर मुझे बॉम्बे इनवाइट किया गया और एक दिन पूरा शूट चला हमारा अमिताभ बच्चन जी के साथ में और उनसे काफ़ी सारी बातें हुई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किए। तो जो केबीसी का एपिसोड था वो बहुत अच्छा था। ये इतने दिन शूटिंग होने के बाद में जब टेलीकास्ट होता है तो यार 1-1.5 घंटे का आता है और लेकिन उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी और जो एक्सपीरियंस था वो केबीसी का वो मेरा बहुत शानदार था और आज भी उस एपिसोड को लोग याद करते हैं। जहाँ पे मैं जाती हूँ तो बोलते हैं कि आपको हमने केबीसी में देखा था। तो आप भी हॉट सीट पे बैठी थी कंप्यूटर जी के सामने, लगता है पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी, आपको भी क्वेश्चंस पूछे गए वो, तो कहाँ तक पहुँचे थे आप वो? हाँ, वैसे जो ये फ्राइडे को स्पेशल शो होता है ये पूरा हमारा ही होता है। बाकी वाले शो होते हैं वो तो कट हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा 1.5 घंटा अपना का ही होता है। 12.5 लाख रुपए जीते थे और लास्ट में हुटर बच गया था। अब आ रहे नहीं थे। नहीं, वो डर गए होंगे कि आप 1 करोड़ तक नहीं पहुँच जाए तो ऊपर बता दे। तो क्या बात। तो आप राजस्थान से ऑफ कोर्स, एंड मैं भी राजस्थान से हूँ। तो एक, और मैंने आपको लास्ट ईयर भी सुना था, आप आए थे अबू धाबी लास्ट ईयर भी जी। और एक आपकी एक यूनिक चीज़ है कि आपका ये जो पहनावा है और आप इसमें जो राजस्थान की संस्कृति, जो राजस्थान का कल्चर झलकता है, तो इसके पीछे क्या राज है? आप हमेशा इसी पहनावे में रहती हैं और क्या मैसेज आप देना चाहती हैं? वैसे हम राजस्थान से हैं और हमें ये ना बताना पड़े कि हम राजस्थान से, लोग अपने आप देख के पहचानते हैं तो बड़ी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। एक बार मैं दिल्ली में, नोएडा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और मैं ऐसे ही प्रोग्राम में बैठी थी, बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जो मंच से भाषण दे रहे थे मंत्री जी, उन्होंने बोला कि इस पूरे प्रोग्राम में मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ जो एक लेडीज है वो राजस्थान से है जिसके सिर पे पल्लू है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मेरा पहनावा कभी चेंज नहीं करूँगी। और एक बार मैं जब जर्मनी में थी और मेरे बूथ पे बैठी थी, 10 महिलाओं का ग्रुप आया और वो मेरे पास में आके खड़ी हो गई थी। तो उनके सामने देखा तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कि आप इंडिया से है ना? मैंने कहा हाँ। तो वो कह रही है कि हाँ, किसी की नानी इंडिया से थी, किसी की दादी इंडिया से थी, वो पाकिस्तान की फैमिली थी और कई सालों से जर्मनी में सेटल थी। लेकिन वो कह रही है आपका पहनावा देख के हमें हमारा मुल्क याद आ गया। मैंने कहा मैंने तो बताया भी नहीं और अपने पहनावे से इतना बात सब कुछ पता चल रहा है तो हमें ये क्यों चेंज करना? ये हमारी पहचान है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, यूएस जाऊँ, लंदन जाऊँ, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बोलती है कि रूमा जी पोशाक पहन के आएंगे तो हमें भी पोशाक पहनना है। तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं वहाँ से फोटोज भेजती हूँ या इंडिया, तो बोलती है मेरी सहेलियाँ कि आप तो यहीं है, गए ही नहीं, सब यहीं की लेडीज के साथ हुए। मैंने कहा नहीं, वो वहाँ की है। तो इतना करेज है अपने राजस्थान के पहनावे का। नहीं, आपके भारत की तो यही है, हर स्टेट की अपनी संस्कृति है, अपना पहनावा, बिल्कुल, अपना खाना है। सबका पहनावा अच्छा है, लेकिन मुझे मेरा पहनावा अच्छा लगा। And of course, ये आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट ऑन अ वुमेंस डे, वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए कि आप कैसे नॉट ओनली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट लेकिन भारत के कल्चर को भी आप जीवित रख रही हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं वापस जाती हूँ ना गांव में, जब बहनों के साथ में बैठती हूँ तो उनको भी ये लगता है कि रूमा जी हम में से ही है, हमारे जैसे ही है, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। आई थिंक बहुत बहुत मोटिवेशनल है। आपकी लाइफ कठिनाई वाली रही है, सो उसमें अगर ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जो आप अपनी लाइफ में अगर पीछे देखें एंड ऐसा सोचें कि शायद काश ये नहीं हुआ होता या कुछ और हुआ होता तो शायद ज़िंदगी डिफरेंट होती, ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में है? ऐसा कोई लर्निंग, सीख आपके लाइफ में है? देखिए, जो बचपन से ही कठिनाइयों में गुजरा है, बचपन ही मेरा, तो कठिनाइयों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा और आगे बढ़ी। पीछे मुड़ के मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मुझे आगे काम करना है, मुझे मेरी बहनों के लिए काम करना है, यही सोचा था। तो जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो अपने आप खुशियाँ मिल जाती है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। आखिरी क्वेश्चन मेरा, अब
आगे क्या? आज तक आपने काफ़ी अचीव किया है, आप नेशनल अवॉर्डी रही हैं, आप देश विदेश घूमी हैं, आपको सारी जगह रिकग्निशन मिला है। अभी व्हाट नेक्स्ट, आप आगे क्या करना चाहती हैं? अभी क्या है, जिस तरीके से हमने 2008 में 10 महिलाओं से शुरुआत की थी, तो 50,000 महिलाएं तो हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है, लेकिन पूरे राजस्थान की 45 लाख महिलाओं की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मुझे उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश करनी है। और अभी जो 45 लाख महिलाएं हैं, उनमें से 5 लाख महिलाओं को लेके मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिससे उनको रेगुलर आगे काम मिल सके। और जो अपने यहाँ के जो ट्रेडिशनल तरीके से जो मसाले कूटे जाते हैं, हाथ से कूटे जाते हैं, तो उनके लिए अभी हमारी तैयारी चल रही है कि हमारी बहनों को काम मिले और लोगों को शुद्धता के साथ में मसाले खाने के लिए मिले। बहुत अच्छा। अभी आपने बताया 45 लाख महिलाओं की प्रतिनिधित्व करती है, यू रिप्रेजेंट देम। तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया, टिकट नहीं दी कि या पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा है आपका? नहीं, अप्रोच तो किया था, लेकिन मेरा अभी कोई मन नहीं है, क्योंकि मुझे जो मेरा काम है इसी में इंटरेस्ट है और इस काम को आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच रुमा जी। आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स अगर कहना चाहें तो IBPG के दर्शकों को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। क्या आई थिंक थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक लुकिंग एट हर we all can conclude she is a beacon of hope, courage, women empowerment. We can learn so much from her life that nothing is impossible. Once you dream about it, you can go and achieve it. So thank you so much. Thank you Ruma ji आपके time के लिए, and thank you to everyone for listening to this podcast. Thank you so much. Thank you. Thank you जी, नमस्ते।